हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इफ़ यू हैव स्कोर्ड लो एट द कैट तो व्हाट लाइज अहेड फॉर यू, तो क्या करना चाहिए इसके आगे। नाउ बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो यू वुड हैव बीन डन विद द कैट, द एनमैट, द स्नैप, मे बी माई कैट वन, ये सब चीज़ें हो गई होंगी। बट यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द जैट। उसके बाद आएगा सी मैट, सी यू ई टी आएगा, सी ई टी आएगा। यू विल ऑल्सो हैव मैट, एटमा, आई बी सैट, एक्स जी एम टी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब स्प्रिंकल्ड होंगी यहाँ पे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। तो आई हैव बीन एडवोकेटिंग वन थिंग थ्रू आउट योर जर्नी, दैट यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉरवर्ड। पीछे नहीं देखना है, पीछे अपने को सिर्फ देखना है टू रेक्टिफाई वट एवर वी हैव डन इन द पास्ट। अदरवाइज मुझे पीछे इंट्रोस्पेक्ट करने का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट वेंट रॉन्ग एंड देन प्लान अहेड ऑफ टाइम। सो भी क्या करना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, यू डोंट हैव टू ओवर रिएक्ट। कुछ बहुत ज़्यादा खराब या बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इट्स जस्ट अ टेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। डोंट ओवर रिएक्ट टू थिंग्स, don't think as if your career is over. A lot of people say, and it's very sad that people get into that mindset that their life is over, their parents will be ashamed of them, their friends will be ashamed of them. ऐसा कुछ भी नहीं है. Don't overreact to situations. यार it's just a phase in your life. 2 दिन के बाद कोई नहीं पूछेगा कैट में कितना स्कोर आया था. So don't worry about it. Don't overreact to things. राइट डाउन वट एवर यू थिंक वेंट रॉन्ग। तो क्या गलती हुआ था ना वो एक बार लिख लेना। वॉट एग्जैक्टली डू यू थिंक वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग योर अटेम्प्ट एंड क्या करने से मे बी यू वुड हैव फेल्ट अ बिट बेटर। अब इसके अंदर कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है दैट योर टेस्ट सेंटर वॉज फार अवे, द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट गुड, द इन्विजिलेटर वॉज नॉट हेल्पफुल, योर नेबर्स वेर नॉइसी, यू आर नॉट वेल, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। ठीक है, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट वेर देयर। यू हैव टू वर्क ऑन द कंट्रोलेबल फैक्टर्स। जो कंट्रोल के बाहर के फैक्टर्स है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो भी कुछ ज़्यादा अपने को फ़ायदा होगा नहीं। सो यू हैव टू वर्क ऑन द कंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट यू कैन मोर और लेस कंट्रोल यूजिंग समथिंग दैट यू वुड हैव लर्नड अर्लियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो टेस्ट होते हैं ना वो टिपिकली 70% कॉन्फिडेंस का एक उसका कॉम्पोजिशन होता है एंड 30% उसका कॉम्पोजिशन होता है कंटेंट का। सो इट्स नॉट अबाउट कंटेंट। आई एम श्योर यू वुड हैव रियलाइज्ड इट बाय नाउ दैट यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शन एट द कैट अगर थोड़ा शांति से काम करते तो। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर होता ना यू वुड हैव डन अ मच बेटर जॉब एट द सेम टेस्ट दैट यू अपीयर फॉर, बीट कैट, बीट एनमैट, बीट स्नैप, जो भी टेस्ट के लिए अभी तक अपीयर किए हुए हो। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस इज अ बिग थिंग दैट इज प्रेजेंट इन एनी ऑफ दिस टेस्ट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा यू विल डू वेल, अदरवाइज यू विल मोस्टली नॉट डू वेल, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट कंटेंट एनी मोर. Now, you have to understand one thing and tell yourself this thing: the next test does not know your score. ZAT को बिल्कुल भी नहीं पता कि तुमको कैट में कितना मार्क्स मिले हैं, राइट। सो दे डोंट केयर हाउ मेनी हैव यू स्कोर्ड एट द कैट। अगर उनको कैट के बारे में सोचना होता तो वो कैट ही एक्सेप्ट करते, व्हाई वुड दे कंडक्ट अनदर टेस्ट। तो ZAT डज नॉट नो हाउ मच स्कोर हैव यू गॉट एट द कैट। स्नैप 2 डज नॉट नो और स्नैप 3 डज नॉट नो हाउ मच यू हैव स्कोर्ड एट द कैट। माई कैट 2 डज नॉट नो हाउ मच यू हैव स्कोर्ड एट द कैट। सी मैट डज नॉट नो कैट में कितना स्कोर आया है। सी यू ई टी, सी ई टी, ये कोई भी टेस्ट को बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारा कैट में स्कोर कितना था। सो द नेक्स्ट टेस्ट डजंट नो योर स्कोर, यू नो योर स्कोर बट द नेक्स्ट टेस्ट डजंट। तो उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। यू डोंट हैव टू टेल देम, यू डोंट हैव टू शो वीकनेस। तो जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं ना, लेट्स से यू आर फीलिंग नर्वस, लेट्स से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, लेट्स से यू आर नॉट कीपिंग वेल, जो भी है, बट पैनलिस्ट को वो चीज़ दिखाना नहीं है। बिकॉज एज सून एज यू शो वीकनेस देर आर पीपल वेटिंग देयर जो पाउंस करेंगे तुम्हारी वीकनेस के ऊपर। तो टेस्ट को भी बिल्कुल अपना वीकनेस नहीं दिखाना है। यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर फेसिंग द नेक्स्ट टेस्ट विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। अब तीनों सेक्शन के बारे में आई विल टॉक अबाउट इट इन दीज 3 स्लाइड्स कि कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। The first thing, accuracy is mostly going to be an issue in terms of VARC. I am sure many of you would have experienced that CAT के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए but then accuracy काफ़ी नीचे था and that is generally going to be an issue in the other tests as well. ZAT के अंदर भी accuracy एक issue हो सकता है. So make sure that you are focusing on accuracy, you are marking things only when you are absolutely sure. At least in the first round ना थोड़ा सा discipline रखना. Don't try to over attempt everything that is there. Don't fixate on vocabulary. Vocabulary is a part of the ZAT. It will be a part of MyCat 2. It will be a part of CMAT. It might be a part of CET, CUT. सब एग्जाम्स के अंदर vocabulary होगा in some way or the other. But don't fixate on vocabulary. ये मत बोलना कि मेरा vocabulary खराब है इसके लिए मेरे यहाँ पे मार्क्स नहीं बनेंगे. Because the same attitude will carry forward to the interviews as well. And वहाँ पे भी यही सोचते बैठोगे कि यार मेरा vocabulary ठीक नहीं तो शायद मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं होगा. डोंट फील बैड अबाउट द पास्ट. वर्बल एबिलिटी के अंदर जो भी हुआ था, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल फीलिंग बैड दैट वर्बल एबिलिटी के अंदर उनके मॉक्स में बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे थे, बट देन ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट दे डिड नॉट डू वेल.
डोंट फील बैड अबाउट द पास्ट, फॉरगेट अबाउट इट. गेट द डायरेक्ट आरसीज राइट. अब स्ट्रैटेजी वाइज जो मैंने बोला ना 70% कॉन्फिडेंस 30% कॉन्टेंट, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर स्ट्रैटेजी. सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द डायरेक्ट आरसीज राइट. तो जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे ना, जो सीधा फैक्चुअल हैं और जो अपने को पैसेज में से उठा के करने हैं, वो अपने को सही करने हैं. सो इन स्पीड टेस्ट, लेट्स से माईकैट, लेट्स से सीमैट, लेट्स से सीयूईटी, लेट्स से सीईटी, ये सारे टेस्ट के अंदर यू विल हैव डायरेक्ट आरसीज दैट विल बी देयर, जिसको सिर्फ पढ़ के या हंट करके यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट द आंसर इज. सो ये डायरेक्ट आरसीज के क्वेश्चन हमको सारे के सारे राइट करने हैं. Then nail the technical questions. I am talking specifically about the ZAT here, sentence correction, critical reasoning, jumbled paragraphs. ये सारे questions अपने को बहुत अच्छे से solve करने हैं. We have to get all these questions right. ये अगर right हो जाता है तो अपना score अच्छे से build हो जाएगा. If you get into that zone कि अरे question subjective होते हैं, कुछ question समझ में ही नहीं आए, उसका interpretation कुछ गलत कर दिया मैंने, and people keep on feeling bad about these question types. So don't feel bad about missing out on these questions. वो ठीक है, वो खराब हो गए तो, but technically correct जो questions से वो अपने को सही करने. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑल्सो यहाँ पे बी लिटरल नॉट इंटरप्रेटिव. होता क्या है जैट के अंदर स्पेसिफिकली व्हाट हैपेंस इज पीपल थिंक दैट हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ट्रैप है, राइट? जो सही आंसर तुम्हारे सामने होगा ना, सिंपल आंसर होगा, सामने होगा, पीपल डोंट मार्क दैट आंसर बिकॉज दे फील दैट दैट इज गोइंग टू बी टफर और दैट इज डेंसर और दैट इज मोर इंटरप्रेटिव देन व्हाट दे माइट हैव थॉट ऑफ. तो जो ऑब्वियस लग रहा था ना, मेरा आंसर ही नहीं है, ऐसे लोग सोच लेते हैं. डोंट डू दैट. वर्बल के अंदर बहुत सारी जगह पे योर आंसर्स विल बी लिटरल इन नेचर, नॉट इंटरप्रेटिव. तो हर चीज को इंटरप्रेट करते मत बैठना, इवन इफ इट इज अ पोएम. अनलेस पूछा जाए कि भाई ये मेटाफर क्या है बताओ, तब तक डोंट गेट इनटू इंटरप्रेटिव लॉजिक, राइट? डोंट गेट इनटू इंटरप्रिटेशंस पर से. जस्ट थिंक ऑफ एवरीथिंग एज लिटरल. अगर कोई बोल रहा है कि किसी के हाथ में एक ऑयल लैंप है और उसमें से फ्लेम्स बाहर आ रहे हैं, तो उसके हाथ में एक ऑयल लैंप है और उसमें से फ्लेम्स बाहर आ रहे हैं. डोंट थिंक अबाउट इट एज समवन इज गेटिंग एनलाइटन्ड और समथिंग. तो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक एवरीथिंग एट द फेस वैल्यू, लिटरली उसको समझ लेना एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. DILR में क्या करना चाहिए? देयर आर फ्यू टिप्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ DILR एज वेल. नो द मैंडेट. हर एक टेस्ट के अंदर DILR अब धीरे धीरे चेंज होगा. इन टर्म्स ऑफ ज़ैट स्पेसिफिकली देयर इज ओनली गोइंग टू बी DILR, मोस्टली नहीं होने वाला, बिकॉज डिसीजन मेकिंग सेक्शन के अंदर सारे DM केसलेट्स ही होते हैं, वहाँ पे LR वाले पार्ट्स जनरली नहीं पूछते. सो LR वाले क्वेश्चंस मोस्टली नहीं आने वाले हैं. सो नो द मैंडेट ऑफ द टेस्ट. डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, क्वांट में आता है, किस टाइप का आता है वो समझ लेना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से द स्नैप और द माईकैट और द CUET और द CET, ये सारे टेस्ट जो होंगे उसके अंदर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू अपीयर, तो वहाँ पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो वर्बल रीजनिंग / नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं. स्पेसिफिकली नॉन वर्बल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल हैव क्वेश्चंस दैट हैव सीक्वेंशियल आउटपुट, सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. सो मेक श्योर दैट वो वाले सारे पजल टाइप्स यू आर फोकसिंग ऑन, इवन विजुअल रीजनिंग फॉर दैट मैटर, स्पेशली इफ यू आर अपियरिंग फॉर द CET. तो ये समझ लेना कि मैंडेट क्या है टेस्ट का. DILR इन नॉन कैट्स विल बी फार इजियर इंक्लूडिंग दी ZAT. ZAT के अंदर भी जो DI आएगा ना वो काफ़ी ईजी होगा कंपेयर टू दी कैट. सो डोंट गिव अप बिकॉज यू हैव नॉट डन वेल एट दी DILR सेक्शन, ये मत करना. वर्क ऑन इंप्रूविंग कैलकुलेशन स्किल्स. ये जो भी मैं स्पीड टेस्ट की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग लेट्स से स्नैप 3 और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माईकैट और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट से इवन ZAT फॉर दैट मैटर, आगे जाके CUET, CMAT, CET, MAT, ATMA, IBSAT, XGMT, जो भी टेस्ट अगर दोगे तो ये सब टेस्ट के अंदर कैलकुलेशन स्किल्स थोड़े से इंप्रूव करने पड़ेंगे बिकॉज यू हैव टू बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. फोकस ऑन दीज सेट टाइप्स. तो कुछ सेट टाइप्स हैं उसके ऊपर फोकस करना अभी. फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड एट द कैट, ये वाले क्वेश्चन टाइप्स पे भी फोकस करना. अरेंजमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे थोड़ा ध्यान देना बिकॉज इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस ज़ैट में भी बहुत बार ऐसे पूछते हैं जहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट नॉकआउट टूर्नामेंट्स और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स के अंदर हाउ एग्जैक्टली डिड द टूर्नामेंट प्रोग्रेस. तो वो वाला पार्ट तो एटलीस्ट कर लेना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. बाइनरी / टर्नरी लॉजिक. बाइनरी लॉजिक मीनिंग दैट ट्रुथ टेलर एंड लायर वाला लॉजिक, एंड टर्नरी लॉजिक के अंदर ट्रुथ टेलर, लायर एंड ऑल्टरनेटर, ये 3 चीजें होती हैं. तो ये वाले लॉजिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ठीक से कर लेना. कोडिंग डिकोडिंग, आई नीड नॉट टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दोस ऑफ यू आर अपीयर्ड फॉर द NMAT और द स्नैप, यू वुड नो कोडिंग डिकोडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सीक्वेंशियल आउटपुट, स्पेशली पीपल हु टुक द NMAT, यू नो सीक्वेंशियल आउटपुट का कितना इंपॉर्टेंस होता है. आगे जाके CET वगैरह में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सीक्वेंशियल आउटपुट.
Blood relations, very important in all these speed tests. Typically you will get 1 or 2 questions from blood relations, including the SNAP. If you would have taken it, you would have known. NMAT के अंदर भी if you would have taken it, you would have known. So blood relations बहुत ज़्यादा important है. Directions again becomes very important, not just in DILR but also in quant, because बहुत सारी जगह पे you might have to use the Pythagoras theorem and figure out the directions based questions. तो बहुत important होता है DILR यहाँ पे. क्वांट को कैसे इंप्रूव करेंगे? नाउ दिस इज अ पेन पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इसलिए इसको थोड़ा इलेबोरेटली देखते हैं. सो नो योर स्कोर ग्रिड. अब मैं बोल रहा हूँ स्कोर ग्रिड अपना समझ लो कि क्या हुआ था. नाउ दैट द रिस्पॉन्स शीट इज आउट, यू नो व्हाट ऑल हैड यू आंसर्ड एंड क्या तुम्हारा मतलब स्कोर बन रहा है. जस्ट ट्राई टू सी व्हाट योर स्कोर ग्रिड लुक्स लाइक. ऐसे कुछ दिखाई देगा. तो यहाँ पे ना या तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या तो नहीं सॉल्व किया होगा, एंड या तो तुम्हारा डिसीजन सही होगा या तो गलत होगा. सो देर आर 4 क्वाड्रेंट्स दैट आर, और आई हैव 4 थिंग्स. देयर इज अ क्वाड्रेंट सिस्टम एट प्ले हियर. तो यहाँ पे सॉल्व्ड एंड बैंग ऑन. सॉल्व्ड एंड बैंग ऑन मतलब मैंने सॉल्व किया एंड इट वाज इंडीड द राइट डिसीजन. नॉट सॉल्व्ड एंड बैंग ऑन, ब्रिलियंट, मैंने सॉल्व नहीं किया, दैट क्वेश्चन डिड नॉट डिजर्व टू बी सॉल्व्ड. सेकेंड, मैंने सॉल्व किया एंड आई रिग्रेटेड, यार मैंने क्यों सॉल्व किया ये क्वेश्चन. एंड नॉट सॉल्व एंड रिग्रेटेड, अरे मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया ये क्वेश्चन. सो एज यू कैन सी P1, P2, P3, P4 आर द प्रायोरिटीज. P1 should be your first priority, जहाँ पे you are going to practice questions जो तुमने solve नहीं किए and you regret that decision कि यार इसको ना solve करना चाहिए था. यहाँ पे ना content deficiency होगी. You thought that it was a difficult question because you are not very clear about the concept, इसके लिए मैंने वो particular question solve नहीं किया. तो कुछ content में ना कुछ कमी है, because of that I was not able to solve the P1 quadrant वाले questions. So make sure that वो वाले questions को priority पे कर लो, because your next test is going to have a lot of these kind of questions that will be easy, but you will also have to be good enough to solve them. तो इस पे सबसे पहले काम करना, ये तुम्हारा priority 1 हो जाता है. P2 suggests strategy deficiency. P2 या even P3, P2 for that matter, अगर specifically देखेंगे, it suggests strategy deficiency. मतलब क्या हो गया इसका? I solved and I regretted. यार मैंने solve नहीं किया और मैं regret कर रहा हूँ इस चीज़ को, right? तो मैंने solve किया rather and मैं regret कर रहा हूँ इस चीज़ को. तो अगर मैं solve कर रहा हूँ और regret कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है that I basically have made a bad decision. तो मेरी strategy में ना थोड़ी सी गड़बड़ है. I am not able to move on and leave those questions that don't deserve my attention. तो मैं ना गलत question के ऊपर बैठ जाता हूँ जाके. That is basically my problem. तो ये तुम्हारा second priority होना चाहिए. You should know very well which questions are you going to regret if you spend more time on them. And ये तो तुमको experience से आ जाएगा, because people who have not done well at the CAT will know very well कि भाई ये 4-5 questions थे ना जिसमें मैंने बहुत time pass किया. I should not have done this and I would have benefited big time. तो ये एक बार देख लेना. P1 को अगर improve करना है priority 1 के अंदर, if you want to improve the questions or improve the concepts जहाँ पे you did not solve and you felt very bad about it, then solve 100 questions. That is basically the benchmark. 100 questions solve कर लो till the time you reach your tests in let's say Jan end or Feb or March. वो वाले test तक 100 questions तो हर एक topic में से करने की कोशिश करना. I think you'll benefit big time from that. P2 के लिए मेक अ फ्यू प्रोमिसेस टू योरसेल्फ. अपने आप को अच्छे से बता दो कि यार जो भी होगा मैं ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने वाला हूँ. वॉट एवर हैपन्स, कितना भी मेरे को लगे टैंटलाइजिंगली क्लोज मेरे को लगे, इफ आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द लास्ट 30-45 सेकेंड्स 1 मिनट, आई एम गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम. बाद में आके मैं शायद कर लूंगा, but at this point in time I don't see the merit in staying put in this particular question. I will move ahead and do something better with my life at this point in time. अगर टाइम बचा सेकेंड राउंड में, maybe I will come back and have a look at this particular question. ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट क्वांट इंप्रूव करने के लिए देर इज नो मैजिक फॉर्मूला. बहुत लोगों ने पूछा है कि क्वांट कैसे इंप्रूव करें. देर इज नो मैजिक फॉर्मूला टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड सैडली देर इजंट अ मैजिक फॉर्मूला. आई जस्ट विश दैट आई कुड जस्ट वेव अ वॉन्ड एंड कुड गेट यू इंटरेस्टेड इन क्वांट, बट ऐसे नहीं होता, राइट? सो देर इज नो मैजिक फॉर्मूला. इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग मैजिकल टू हैपन, वो नहीं होने वाला कभी भी. यू जस्ट हैव टू गेट अप, डस्ट योर सेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. और कुछ भी नहीं करना है. अगेन टू रीट्रेट, नो दैट द नेक्स्ट टेस्ट डज नॉट नो वॉट योर प्रीवियस टेस्ट का स्कोर इज. सो उसको नहीं पता, उसको बेवकूफ़ बनाओ, उसको ऐसे कॉन्फिडेंट होके जाओ और दिखा दो कि यार मतलब मेरे को सब कुछ आता है. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? एंड पुट इन सम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, नो व्हाट वेंट रॉन्ग, work on your deficiencies, and I think you should be fine in your upcoming tests as well. I wish you all the best with your preparation. Do let me know what you think about this in the comment section below, and I'll see you again in the next video.